पे आपसे बात करूं फिर अभी एक मोटा मोटी पहले देखिए एक इंट्रो टाइप का कि राष्ट्रीय आय जो है, राष्ट्रीय आय, इसकी गणना कौन करता है? गणना कौन करता है? तो याद रखिएगा, पहले सीएसओ द्वारा होता था पहले, लेकिन बाद में क्या हुआ, इसको सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस बोलते हो। क्या बोलते हो? सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, स्टैटिस्टिकल ऑफिस है ना, ये एक्चुअली पहले, किंतु और एक और ऐसी एक बॉडी है, याद रखिएगा, एनएसएसओ, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। इन दोनों को बाद में मिला करके, इन दोनों को मर्ज करके एक नई बॉडी बना दी गई जिसको कहते हैं नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, एनएसओ। और इसीलिए पहले जो सवाल आते थे कि राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है, तो सीएसओ आंसर होगा, लेकिन अब वर्तमान में क्या होगा? एनएसओ होगा। ये 2019 में ऐसा किया गया, इन दोनों को मर्ज कर दिया गया, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस को और नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन को, इन दोनों को मर्ज कर दिया गया। याद रखिएगा, ये सीएसओ 1951 में बना था, और ये आपको ये जो दिख रहा है वो 1950 में बना था। 1950 में सीएसओ का जो हेडक्वार्टर है वो दिल्ली था, इसका जो मुख्यालय है वो क्या था? दिल्ली था। जबकि एनएसएसओ का हेडक्वार्टर जो है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो कलकत्ता था। समझ में आई बात? लेकिन अब दोनों को मर्ज कर दिया गया और एनएसओ बना दिया गया है। एनएसओ का दिल्ली हेडक्वार्टर। और ये कौन से मंत्रालय के अधीन काम करता है? तो ये इसके ऊपर में जो मंत्रालय है वो है केंद्रीय केंद्रीय सांख्यिकी, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय, मंत्रालय, यानी इसको बोलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, एमओएसपीआई। केंद्रीय सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के अधीन एक एनएसओ नाम की बॉडी है, जो पहले सीएसओ और एनएसएसओ हुआ करती थी। दोनों को 2019 से मर्ज करके एनएसओ कर दिया। यही राष्ट्रीय आय की गणना करती है। याद रखना है, यही सीएसओ वो बॉडी थी जो भारत में गरीबी का आंकड़ा देते थे, जो भारत में बेरोजगारी की आंकड़ा देते थे। अब उन सब का जवाब हो जाएगा एनएसओ। ठीक है, तो पहली बात तो ये बात आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, भारत में सांख्यिकी, ये हाँ चलिए ये हो गया। अच्छा, एक बात और, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? थोड़ा सा राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस आप अच्छी तरह से याद रखेंगे, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 29 जून, 29 जून। क्या हुआ था 29 जून को? तो पीसी महालनोबिस, पीसी महालनोबिस का जन्म हुआ था। पीसी महालनोबिस, ये वो व्यक्ति हैं जिसको भारत में सांख्यिकी मामलों का जनक कहा जाता है। सांख्यिकी मामलों का क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। याद एक बात रखिएगा, एक बात आप एकदम बहुत अच्छी तरह से याद रखिएगा, किसी भी हाल में किसी भी देश को आगे बढ़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए प्लानिंग चाहिए होता है, प्रोग्राम चाहिए होता है ना? प्लानिंग चाहिए होता है, प्रोग्राम चाहिए होता है, कैपिटल चाहिए होता है, यानी पूंजी चाहिए होता है। इन सब के साथ साथ ये तो इंपॉर्टेंट है ही, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि आप तभी बेहतर प्लानिंग कर पाएंगे, तभी बेहतर प्रोग्राम कर पाएंगे, तभी बेहतर लक्ष्य रख पाएंगे जब आपके पास विश्वसनीय आंकड़े हो, विश्वसनीय आंकड़े हो। और इन्हीं विश्वसनीय आंकड़ों के लिए क्या होता है ना, सरकारें ऐसे संस्थाओं, एनएसओ जैसी संस्थाओं का इस्तेमाल करती है ना? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके पास जो डेटा उपलब्ध हो रहा है वो बहुत ही ट्रस्टवर्दी हो, वो अनबायस्ड हो, वो किसी के पक्ष में झुका हुआ नहीं हो, तब जाकर के आप बेहतर दे सकते हैं और बेहतर कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, नेशनल स्टैटिस्टिक्स, डेट 29 जून, और विश्वसनीय आंकड़े
किसी भी देश के लिए बेहद आवश्यक होता है। इतनी बात आपको जानना चाहिए। चलिए, ये हुआ इंट्रोडक्टरी पार्ट। अब जरा सा हम लोग आ जाते हैं एक एक करके। ये आप देख सकते हो यहाँ पे सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी परिभाषा दी गई है, पहले परिभाषा देख लीजिए। कह रहा है कि किसी देश की सीमाओं के भीतर, तो पॉइंट क्या है कि सीमा के भीतर एक विशिष्ट समय में, एक विशिष्ट समय में, खास करके आमतौर पर एक वर्ष में, एक वित्तीय वर्ष में आप कह सकते हैं, उत्पादित सभी अंतिम वस्तु और सेवा, यहां एक टर्म है अंतिम शब्द, अभी बताऊंगा क्या है, का मौद्रिक मूल्य है, मॉनेटरी वैल्यू है, और यह एक राष्ट्र की समग्र आर्थिक गतिविधि का एक व्यापक माप है। समझिए मेरी बात को। यहाँ पे जो दिया है कि मोटा मोटी इसको इस तरीके समझिए कि एक साल के भीतर में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य, उत्पादित, उत्पादित मत इसका मतलब मोटा मोटी लेमैन लैंग्वेज में हम लोग ये बात कह सकते हैं कि एक वित्तीय वर्ष में कुल उत्पादन, जीडीपी इज नथिंग बट प्रोडक्शन। जीडीपी बढ़ रहा है, बहुत बार सुने होंगे जीडीपी घट रहा है, मतलब प्रोडक्शन बढ़ रहा है, घट रहा है ना। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, मौद्रिक मूल्य में इसको मापते हैं, जो टोटल प्रोडक्शन हुआ उसकी मॉनेटरी वैल्यू क्या है, पैसे में उसकी वैल्यू क्या है, ये देखा जाता है। यहाँ पे दो बातें। नंबर एक, इसको मैं थोड़ा सा तोड़ देता हूँ, आपकी इस पूरे परिभाषा को ही तोड़ देता हूँ। चलिए यहाँ आइए, जैसे जीडीपी की इस परिभाषा को मैं तोड़ देता हूँ। हमने इस परिभाषा में तीन चार चीजें देखा, क्या क्या चीजें देखा जरा देख लीजिए। जैसे एक तो देख लिया, एक वित्तीय वर्ष में, वित्तीय वर्ष में एक तो ये देखा। दूसरी बात देखा, किसी देश की आर्थिक सीमा के अंदर में, एक्चुअली आर्थिक सीमा के अंदर, आर्थिक सीमा का मतलब क्या है मैं अभी क्लियर कर देता हूँ, समझा देता हूँ। के अंदर में देश, ठीक है, समझ में ही बात। और अगला बात है कि अंतिम रूप से उत्पादित, अंतिम रूप से उत्पादित वस्तु एवं सेवा का, सेवा का जो सेवा का सॉरी है ना, मौद्रिक मूल्य के बारे में बात कर रहा है, मॉनेटरी वैल्यू के बारे में बात कर रहा है। मौद्रिक मूल्य तो ये तो बाजार दर में निकालेंगे। अभी हमने तीन प्रकार के प्राइसेस को देखा, ये समझ में आ रहा होगा आपको। वित्तीय वर्ष हमारा कितना से कितना चलता है जी, तो 1 अप्रैल से 31 मार्च साधारणतः। आर्थिक सीमा के अंदर ये टर्म थोड़ा सा आपको दिक्कत कर रहा होगा। देखिए आर्थिक सीमा का मतलब ऐसे, ये भारत है, नीचे जो कोस्टल एरिया है, तो भारत की जो स्थलीय क्षेत्र है इससे भी 200 नॉटिकल माइल्स तक भारत का आर्थिक सीमा कहा जाएगा। इस यहां तक अगर कोई उत्पादन होता है तो वो भारत, वो जीडीपी कहा जाएगा, जीडीपी के अंदर में आएगा। नाउ द क्वेश्चन इज कि अंतिम रूप से उत्पादित वस्तु एवं सेवा का के मौद्रिक मूल्य को, यहां एक प्रश्न है कि आखिर अंतिम रूप से वस्तु का मतलब क्या हुआ। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको समझा दूं, समझ लीजिएगा जरा सा। मैं एक अगला आपको स्लाइड में ले चलता हूं, है ना। हाँ इसी में आ जाइए। चलिए देखिए, हमने अभी क्या देखा, अंतिम रूप से उत्पादित वस्तु देखना है, वस्तु यानी गुड्स। समझ लीजिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। गुड्स को दो भाग में बांट दिए। एक डिवीजन गुड्स का यह है कि इसको आप मध्यवर्ती वस्तु बोलेंगे, और एक को आप बोले हुए अंतिम वस्तु। एक तो ये डिवीजन है, और फिर एक और डिवीजन है, वो भी मैं आपको बता ही देता हूं यहीं पे, क्योंकि कंसेप्ट की बात है, अगर आप नहीं जानोगे तो फिर नहीं काम चलेगा। वस्तु, गुड्स, एक और डिवीजन इसका लिख लीजिए, वो ये है कि कुछ होता है उपभोक्ता वस्तु, उपभोक्ता वस्तु कंज्यूमर गुड्स, और कुछ होता है उपभोक्ता वस्तु हुआ कुछ, यानी कंज्यूमर गुड्स हुआ, और दूसरा हुआ आपका
कैपिटल गुड्स यानी पूंजीगत वस्तु। अब आइए समझ लीजिए, एकदम क्लियर है चीजें, नहीं समझेंगे तो कि नहीं काम चलेगा, है ना। पूंजीगत वस्तु देखिए, मध्यवर्ती वस्तु पहले समझिए। मध्यवर्ती वस्तु कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए, एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं। मान लीजिए एक किसान है और वो किसान 100 किलो आटा का उपज किया, गेहूं को पीस करके आटा बना दिया, उपज किया। अब किसान क्या करेगा कि 100 किलो में से 5 किलो अपने पास खुद खाएगा खाएगा और बाकी न 95 कीजिए क्या करेगा, वो बेच देगा किसके पास, होलसेलर के पास, होलसेलर को बेच देगा। ध्यान रखिएगा। अब होलसेलर भाई साहब क्या करता है कि समझिएगा, इसमें से ये भी क्या किया, 5 किलो खुद खाने के लिए रखा और 90 केजी जो है वो रिटेलर के पास को दे दिया, रिटेलर को दे दिया। समझिए अभी यहाँ पे बहुत अच्छी बात बता रहा हूं। जिस वस्तु का उत्पादन होकर के उपभोग भी हो गया है, यानी खा भी गया है, खर्च भी हो गया, ये और ये, तो ये और ये अंतिम वस्तु कहा जाएगा। ये मतलब अंतिम वस्तु का सीधा मतलब ये है कि उसका उत्पादन प्लस उपभोग दोनों हो चुका है, मतलब व्यय भी हो चुका है, तो उसको अंतिम वस्तु कहेंगे। और जीडीपी में केवल अंतिम वस्तुओं का हम लोग इसीलिए मॉनेटरी मूल्य ज्ञात करते हैं, क्योंकि अगर केवल अंतिम वस्तुओं का नहीं करते और अगर यहाँ भी 100 किलो आटा काउंट कर लेते, यहाँ भी 95 किलो आटा काउंट कर लेते, यहाँ भी 90 किलो आटा काउंट कर लेते, यानी मध्यवर्ती वस्तुओं को भी अगर काउंट कर लेते, तो दिक्कत क्या आती कि 100 और 95, 195 और 9 लगभग कितना हो रहा है, 285। 195 और 90 यानी 285। तो एक्चुअल प्रोडक्शन 100 किलो है, लेकिन दिख रहा है 285 किलो। इस समस्या से निजात पाने के लिए जीडीपी की परिभाषा में केवल अंतिम वस्तुओं के मौद्रिक मूल्य का काउंट किया जाता है। ठीक है, जैसे ही ये पूरे खत्म हो जाएगा 100 किलो, 100 किलो काउंट हो जाएगा। तो 100 किलो का 100 ही किलो काउंट हुआ, 100 किलो का 285 किलो काउंट नहीं हुआ। अब आप समझ गए होंगे। और ये जो 90 95 किलो अभी जो मार्केट में पड़ा हुआ है, ये जो 90 किलो मार्केट में पड़ा हुआ है, इनको आप मध्यवर्ती वस्तु कहते हैं। मैं उम्मीद करता हूं आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। थोड़ा सा उपभोक्ता वस्तु और पूंजीगत वस्तु को समझ लीजिए। यहाँ पे उपभोक्ता वस्तु मतलब आपका कोई वस्तु है जो जिसका केवल उपभोग कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए एक कार आपने खरीदा, कार अगर स्वयं चढ़ने के लिए लिए हैं, स्वयं चढ़ने के लिए, घूमने के लिए, है ना, तब तो ये उपभोक्ता वस्तु है। लेकिन अगर आप कार खरीद करके इससे इनकम अर्न कर रहे हैं, इनकम बढ़ा रहे हैं, जैसे भाड़े में दे रहे हैं, बिजनेस के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, तो यहाँ पे यही ये कार ही है। एक जगह उपभोक्ता वस्तु की तरह उसको ट्रीट किया जाएगा जब आप स्वयं चढ़ेंगे, और वही कार जब आप बिजनेस पर्पस के लिए लेते हैं तो उसको आप पूंजीगत वस्तु कहते हैं। यानी पूंजीगत वस्तु वह वस्तु है, पूंजीगत वस्तु वह वस्तु है जो नई पूंजी का सृजन करता है, सृजन करता है, ध्यान रखिएगा, है ना। जबकि उपभोक्ता वस्तु में एक्चुअली उपभोग के उद्देश्य से जो जिन वस्तुओं को खरीदा जाता है या जो वस्तु होती है उसको उपभोक्ता वस्तु कहते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको यहाँ पे हमें केवल जानना था अंतिम वस्तु, लेकिन थोड़ा सा ये भी जान गए, क्योंकि आगे आने वाले दिनों में आपको ये सारे छोटे छोटे कंसेप्ट याद रखने चाहिए और आपको यूज होगा। तो हम केवल क्या कर रहे हैं, अंतिम वस्तु का प्रयोग कर रहे हैं। आइए, तो अब समझ में आ गया होगा कि अंतिम रूप से उत्पादित वस्तु के मौद्रिक मूल्य को आप क्या बोलते हो, जीडीपी बोलते हो। राइट, बोलिए कोई समस्या। कहिए कोई दिक्कत।